ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सत्ता का बड़ा चेहरा होना ही जीत की 100% गारंटी है? जब जनता का मौन सत्ता के बड़े से बड़े अहंकार को चकनाचूर कर देता है, देश के वो अजय मुख्यमंत्री जो अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। जानिए क्यों द्रविड़ किले से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक बड़े उलटफेर हुए। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। भारतीय राजनीति में एक बहुत ही रोचक और जटिल पहलू देखने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि एक तरफ तो पूरी पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा यानी खुद मुख्यमंत्री अपनी ही सीट से चुनाव हार जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जनता का ये मौन संदेश क्या कहता है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी ने एक बेहद खास लेख के हवाले से आज हमको बताया है कि मुख्यमंत्री क्यों हार जाते हैं, चुनाव, इसका पूरा इतिहास क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। भारतीय संसदीय इतिहास में मुख्यमंत्रियों के चुनाव हारने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। ये अनोखी परंपरा हमें ये सिखाती है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें किसी भी व्यक्ति विशेष के कद से हमेशा बहुत ज़्यादा गहरी और मजबूत रही हैं। जब भी हम किसी नेता को ये लगने लगता है कि उसका कद जनता से बड़ा हो गया, तब मतदाता अपने वोट की ताकत से उसे ज़मीन पर ला देते हैं। ये सिलसिला आज का नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों पुराना एक ऐतिहासिक संदर्भ छिपा हुआ है। जनता की खामोशी हमेशा सत्ता के अहंकार से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध होती है। इस पूरी परंपरा की शुरुआत साल 1971 में हुई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह मनीराम विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनाव के नतीजे आए तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह ये चुनाव हार गए थे। इस ऐतिहासिक घटना ने देश को पहली बार इस बात का एहसास कराया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाना ही चुनावी जीत की पक्की गारंटी नहीं होता। इसके बाद से वक्त वक्त पर भारतीय राजनीति के कई बहुत बड़े बड़े नाम इस हार की लिस्ट में जुड़ते चले गए। साल 2009 के दौर में झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शिबू सोरेन उस वक्त बिना विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए थे। इसके बाद उन्हें नियम के मुताबिक 6 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव जीतना था। वो तमाड़ सीट से उपचुनाव में उतरे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। शिबू सोरेन का ये चुनाव हारना उस वक्त एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट के रूप में उभरकर सामने आया था, जिसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में साल 2011 का चुनाव एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया था। बंगाल में पूरे 34 साल से वामपंथ का एक छत्र शासन चल रहा था, जिसे हिला पाना नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन साल 2011 में इस वामपंथी शासन के पतन पर सबसे बड़ी मुहर तब लगी जब राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी खुद की जागीर मानी जाने वाली जादवपुर सीट पर चुनाव हार गए थे। इस हार ने साबित कर दिया था कि जनता जब बदलाव का मन बनाती है तो इतिहास बदल देती है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भी राजनेताओं को बार बार ये बड़ा लोकतांत्रिक संदेश दिया है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खडूड़ी को कोटद्वार सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री हरीश रावत तो दो सीटों से चुनाव मैदान में उतरे थे। वो हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों ही सीटों से चुनाव हार गए थे। ये घटनाएं उत्तराखंड के मतदाताओं की उसी जागरूक लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक है जो बड़े चेहरों के दबाव में नहीं आती। उत्तराखंड में ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ऐसा ही चौंकाने वाला नज़ारा देखने को मिला। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पारंपरिक खटीमा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव हार गए। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उनकी पार्टी भाजपा
पूरे राज्य में स्पष्ट और भारी बहुमत के साथ दोबारा सरकार में वापसी कर रही थी, लेकिन खुद सीएम अपनी सीट नहीं बचा सके। ये साफ दिखता है कि सत्ता की चमक कभी भी मतदाता की मूल अपेक्षाओं के सामने टिक नहीं पाती। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े पदों पर बैठे लोग चुनाव क्यों हार जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी के मुताबिक किसी भी मुख्यमंत्री की हार के पीछे अक्सर सबसे बड़ा कारण उनका अति आत्मविश्वास और सत्ता का अहंकार होता है। जब कोई नेता लंबे वक्त तक सत्ता के शीर्ष पर रहता है या फिर बहुत भारी बहुमत से जीत कर आता है, तो वो जानता है जनता की नब्ज टटोलना बंद करता है। वो जनता की भावनाओं को समझने के बजाय अपनी इच्छाओं और अपनी मनमानियों को जनमानस पर थोपना शुरू कर देता है। नेताओं के इसी तानाशाही रवैये और मनमानियों से उनके पतन की पटकथा लिखी जाती है। साल 2017 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर सीट पर शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इसी तरह गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर को मंद्रेम सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। इन दोनों बड़ी हार के पीछे जो सबसे मुख्य वजह थी वो थी ज़मीनी कार्यकर्ताओं की लगातार की गई उपेक्षा और सत्ता का बढ़ता हुआ केंद्रीकरण। जब ज़मीनी कार्यकर्ता और जनता दूर होने लगते हैं तो हार तय हो जाती है। लोकतंत्र में जनता हमेशा अपने प्रतिनिधि को एक सेवक के रूप में देखना चाहती है, लेकिन जब जनता को ये लगने लगता है कि उसका चुना हुआ सेवक अब उनका शासक बनने की कोशिश कर रहा है, तो जनता को ये बिल्कुल रास नहीं आता। मतदाता चुपचाप मतदान केंद्र पर जाकर अपनी उंगली की ताकत से बड़े नेता को उसकी सही जगह दिखा देता है। हाल के वर्षों में चुनाव में मुख्यमंत्रियों के हारने के इस खास पैटर्न ने भारतीय राजनीति को एक बिल्कुल नया और अलग मोड़ दे दिया है। पश्चिम बंगाल के साल 2021 के विधानसभा चुनाव को भला कौन भूल सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़कर उसे अपनी प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा प्रश्न बना दिया था, लेकिन वहां के कड़े मुकाबले में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी से मात खानी पड़ी थी। इस चुनाव के जरिए वहां की जनता ने ये साफ और सीधा संदेश दे दिया था कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र विशेष को अपनी बपौती या अपनी निजी जागीर समझने की भूल कतई नहीं कर सकता। पंजाब की राजनीति में भी जनता ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने 2 अलग-अलग सीटों से चुनाव मैदान में उतारा था। वो चमकौर साहिब और भादौड़ दोनों ही विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए थे। चरणजीत सिंह चन्नी का अपनी दोनों सीटों से इस तरह हार जाना असल में मौजूदा सत्ता के प्रति जनता के भीतर पनपे बहुत ही तीव्र और गहरे मोहभंग का सीधा परिणाम था, जिसे कांग्रेस भांप नहीं पाई। साल 2024 के आम चुनाव में उड़ीसा से एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई थी। उड़ीसा में पिछले 24 साल से लगातार राज कर रहे और बिल्कुल अजय माने जाने वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कांटाबाजी सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के साथ ही उनके 24 साल के लंबे शासन का अंत हो गया था। इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण है कि जनता एक तय समय के बाद हमेशा बदलाव चाहती है और व्यवस्था में नई ऊर्जा देखना पसंद करती है। इस साल चुनावी परिणामों ने तो इस पूरी फहरिस्त में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले अध्याय को जोड़ दिया। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री रहते हुए एम.के. स्टालिन अपनी बेहद मजबूत और अभेद्य मानी जाने वाली कोलाथुर सीट पर चुनाव हार गए। उन्हें एक नवेदित यानी बिल्कुल नए टल टीवीके के प्रत्याशी ने लगभग 9,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। एम.के. स्टालिन की ये हार साफ दर्शाती है कि अब दक्षिण भारत की राजनीति में द्रविड़ किले के भीतर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। इस साल चुनावी उलटफेर की लहर सिर्फ दक्षिण तक नहीं सीमित रही। बंगाल में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ और मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी को इस बार अपनी भवानीपुर सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग की पूर्व में हुई पराजय भी इसी बात को साबित करती है। इन नतीजों ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि राजनीति में आपका चेहरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आपके ज़मीनी काम और अच्छे व्यवहार का विकल्प कभी नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के हारने की इस लंबी कहानी में कर्नाटक का उदाहरण भी बेहद अहम है। कर्नाटक में सिद्धरमैया का चामुंडेश्वरी सीट से चुनाव हार जाना भी इसी राजनीतिक अहंकार की बलि चढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। जब नेता जनता से कट जाते हैं तो नतीजे ऐसे ही आते हैं। अगर हम मुख्यमंत्रियों की हार के इस पूरे सवाल का उत्तर ढूंढने निकले तो हमें पता चलेगा कि इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि इसके उत्तर कई अलग अलग आयामों में छिपे हुए हैं। कई बार चुनावों में बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं जिन्हें बड़े नेता भाप नहीं पाते। इसके अलावा स्थानीय जाति समीकरण, उम्मीदवार के चयन में पार्टियों द्वारा की गई बड़ी चूक, पार्टी के भीतर की आपसी गुटबाजी या फिर सामने वाले विपक्षी उम्मीदवार की जनता के बीच मजबूत अपील भी मुख्यमंत्री का हार का बड़ा कारण बन जाती है। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि सिर्फ शीर्ष नेतृत्व की लोकप्रियता के भरोसे अकेले कोई भी चुनाव कभी नहीं जीता जा सकता। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन का होना, स्थानीय मुद्दों की गहरी समझ होना और खुद उम्मीदवार की अपनी साफ सुथरी छवि का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सीएम का बड़ा चेहरा। मुख्यमंत्रियों की ये हार असल में जनता के भीतर छिपे सत्ता विरोधी आक्रोश को भी व्यक्त करती है। ये चुनाव परिणाम देश के शासकों को सीधे तौर पर ये चेतावनी देते हैं कि वे जनता की भावनाओं और उनकी ज़रूरतों को कभी भी हल्के में लेने की भूल ना करें। जब जनता के आलीशान गलियारे में बैठे हुए बड़े बड़े लोग जनता का मन टटोलना पूरी तरह बंद कर देते हैं और अपनी नीतियां या अपनी व्यक्तिगत सनक को जबरन उन पर थोपने लगते हैं, तब जनता का गुस्सा फूटता है। जनता का ये गुस्सा बाहर से भले ही बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन मतदान के लिए ये बेहद प्रभावी ढंग से बाहर आता है और बड़े से बड़े सूरमाओं की कुर्सी को उखाड़ फेंकता है। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी ताकत है। तो वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी के इस बेहतरीन विश्लेषण से ये साफ है कि लोकतंत्र में मालिक सिर्फ और सिर्फ जनता होती है। कोई भी मुख्यमंत्री कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो ज़मीन से कटेगा तो जनता उसे हराने में देर नहीं लगाएगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।